मानव के द्वारा दी गई दुनिया की सबसे बड़ी भेंट। इस कॉन्स्टिट्यूशन को अगर पूरा वर्ल्ड मान ले तो पूरे वर्ल्ड में लड़ाई खत्म हो जाए। हमने सेक्युलरिज्म की बात रखी है, धर्मनिरपेक्षता की बात रखी है, दुनिया धर्म के लड़ रही है। हमने उसका अंगीकार किया है, दिल से अंगीकार किया है। हमने कमजोर तत्व को ऊपर उठाने के लिए स्पेस दिए। दुनिया में बातों पर लड़ाई चल रही है। हमने स्पेस पहले दिए, अमेरिका ने उनको स्पेस बाद में दी। हमने अपार्टमेंट के लिए पहले लड़ाई लड़ी है, रंग भेद के लिए पहले हमने लड़ाई लड़ी है। अमेरिका जैसे मुल्कों ने उसके बाद में उसकी महत्व को समझा। तो जो कार्य है, तत्व है, जो अवयव है भारतीय का, इंडिया का जो डीएनए जो मेरे और आपके अंदर समाया हुआ है, हमें उसको जिंदा रखना है। ये एक इस तरह की रिले रेस है, इस तरह की रिले रेस है। आप दौड़ते एक मुकाम पर जाकर के आपको अपना बटन किसी और को सौंपना होता है। इस तरह की रेस है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पिछले जो लोग गुजर गए उन लोगों ने उस भारत का जो डीएनए था उसको हम लोगों को सौंपा है। मेरे दोस्तों, हमें इसको बचाना है, इसको पालना है, पोषना है, विकसित करना है और आने वाली पीढ़ी को सौंपना है, जिससे दुनिया के अंदर इंसानियत, दुनिया के अंदर भाईचारा, बराबरी का माहौल न केवल पनपे, बढ़े और आगे की ओर चला। मैं ऐसे भारत देश को, भारत देश के सपूतों को नमन करता हूँ। उन लोगों को ज्यादा नमन करता हूँ जिन लोगों ने भारत को रीडिफाइन किया है, जिन लोगों ने भारत को रीडिजाइन किया है। और पहले वाला जो रेनेसां यूरोप का आया था वो ना जाने किस तरह से आया था, लेकिन हमने डिक्लेयर रेनेसां अनाउंस किया है कि भारत फिर से रिबिल्ड हो रहा है और दुनिया को अपना नेतृत्व देगा। इस नेतृत्व के लिए आने वाली चुनौतियों के लिए मैं मानता हूँ मेरे नौजवान तैयार है और मैं आप लोगों से आह्वान करता हूँ इस डीएनए को बेहतर सुरक्षित तरीके से आने वाली पीढ़ी को सौंपने की तैयारी करें। धन्यवाद। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन। है वतन, है वतन, है वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन। है वतन, है वतन, है वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। हम सभी को अपने कुछ विचार से प्रबुद्ध करें। विश्वविद्यालय के मुख्य उपदेशक डॉक्टर सुधांशु जी, डॉक्टर प्रोफेसर राव, नरहरि जी, प्रोफेसर खरे, विद्वान प्राध्यापकगण, प्रशासनिक और मानप्रलिक अधिकारी एवं कर्मचारीगण, बच्चों, इस बात को हम बखूबी जानते हैं कि सैकड़ों सालों का एक संघर्ष, एक ऐसा संघर्ष, एक निस्वार्थ भाव, एक सेल्फलेस, एक भावना का संघर्ष, और उस संघर्ष का नतीजा आजादी। जब आजादी मिली तो गांधी से, महात्मा गांधी से कुछ लोगों ने प्रश्न पूछा कि बापू, आप देश की आजादी के बारे में आपकी क्या कल्पना है, आपकी क्या संकल्पना है, क्या ड्रीम है? तो बापू ने एक जवाब दिया कि इस देश की आजादी में एक ऐसी आजादी चाहता हूं कि दुनिया के मुल्कों के अंदर मिसाल कि अगर आजादी नहीं है तो भारत
ऐसी बेमिसाल आजादी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जिसको इस देश के लिए एक नए संविधान का निर्माण करना था, उसके लिए गाइडिंग प्रिंसिपल था, गाइडलाइन। दूसरी बात, कांग्रेस कार्य समिति महात्मा गांधी के पास पहुंची। उन्होंने पूछा, बाबू आप कैसी सरकार चाहते हो, आप कैसी नीति चाहते हो, कैसी नीति चाहते हो? तो गांधी ने उनको भी एक जवाब दिया कि मैं तुमको एक कसौटी दे रहा हूं, और ये कसौटी है कि जब भी कोई नीति बनाओ, जब भी कोई नीति बनाओ, तो कल एक बात ध्यान रखो कि पंक्ति के अंदर जब सबसे पीछे का इंसान है उसको उसका लाभ हो रहा है। तो इन दो गाइडिंग प्रिंसिपल्स को लेके हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना, और वो कॉन्स्टिट्यूशन आज के दिन अंगीकार। वैसे तो ये दिन हम लोगों के लिए बहुत पहले से एक मुबारक दिन था, एक शुभ दिन था। 1929 को दिसंबर रावी के किनारे के ऊपर लाहौर अधिवेशन के अंदर भारत का झंडा फहराया गया और पूर्ण स्वराज की बात की गई। उस दिन से लेकर 1947 तक लगातार 26 जनवरी को हमारे पूर्वज आजादी का दिन मनाते रहे, और क्योंकि ये पूरे 17-18 साल एक अजीम दिन का मकाम हासिल कर चुका था, इसलिए क्योंकि 26 जनवरी 1930 से बताया गया 1947 तक लगातार हम इसको आजादी का दिन मना रहे थे। इससे इस पावन दिन के दिन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने संविधान को बनाया, तैयार हो 26 नवंबर 1949 को हो गया। उसको रोके इसलिए रखा गया क्योंकि 26 जनवरी का एक ऐतिहासिक महत्व है, और मानव पूरे भारतीय जनमानस के अंदर इसके बहुत एक अजीब मकाम था इस दिन का, तो इसलिए 26 जनवरी को अंगीकार किया गया। दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गया। उस दिन भीमराव अम्बेडकर को, जो कि ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे, उनसे कहा गया कि आप आज के दिन कुछ बोलिए। तो वो जो उनका स्पीच है वो एक ऐतिहासिक स्पीच है, उसमें से मैं कुछ चीजें आपको मैं बताना चाहूंगा। उनका कहना है ऐसा नहीं है कि भारत तो पहली बार गुलाम बना, वो बाकी भी लोग गुलाम बने, पर हमें उन परिस्थितियों को समझना पड़ेगा जिन परिस्थितियों के चलते देश गुलाम होता है। उन्होंने 3 उदाहरण प्रस्तुत, उन्हें उदाहरण प्रस्तुत किया 724 ईस्वी का, जब मोहम्मद बिन कासिम की फौजें सिंध के अंदर आई। उन्होंने ताहिर सेन की, जो उस समय सिंध का राजा था, ताहिर सेन के बड़े मात्रा में अधिकारी रिश्वत लेकर उन्होंने लड़ने से मना कर। फिर उन्होंने दूसरा उदाहरण दिया पृथ्वीराज चौहान का, कि जयचंद्र की तरफ से गद्दारी करके इस देश को अगली गुलामी के स्टैक के ऊपर डाल। और फिर उन्होंने तीसरा उदाहरण दिया प्लासी की लड़ाई, कि किस तरह से सिराजुद्दौला की फौजें लड़ने से पहले मीर कासिम की गद्दारी से हार के वशीभूत हो गई। दोस्तों, ये आजादी सैकड़ों हजारों उन हुतात्माओं के काम का परिणाम, जिन्होंने हंसते हुए फांसी के फंदे से जिंदगी मैंने शिकन तक उनके चेहरे पर नहीं। आप भगत सिंह की बात करें, आप चंद्रशेखर आजाद की बात करें, आप अशफाकुल्लाह की बात करें, आप राम प्रसाद बिस्मिल की बात करें, और ये तो कुछ चंद नाम है जो मैं आपको गिना रहा हूं। अगर गिनाने लगूं तो हो सकता है आज से लेकर कल दिन हो जाए और उन शहीदों के नाम खत्म नहीं होगी। बात ये कि वो क्यों उन्होंने इस ढंग से फांसी के फंदों को हंसते हुए चूमा। उन्होंने इसलिए चूमा क्योंकि आपका भविष्य सुनहरा हो। उन्होंने इसलिए फांसी को ऑप्ट किया कि आने वाली नस्लें एक खुली आजादी की सांस ले सके। दोस्तों, आप लोग बहुत लकी हो, आप लोग बहुत भाग्यशाली हो।
कि ऐसे टाइम के ऊपर आप जी रहे हो, क्योंकि मैं आपको सही बता रहा हूं, मैं बच्चा था तब देश की भविष्य के बारे में एक बात की जाती थी कि आने वाली शताब्दी या आने वाले दिन ईस्ट राइजिंग के दिनों के पूर्व जगेगा, क्योंकि हमारे पश्चिम का डोमिनेशन। पर आप एक ट्रांसफॉर्मेशन का दिन देख रहे हैं, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम देख रहे हैं, जब वास्तव में भारत पूरी दुनिया के सामने एक महाशक्ति के रूप में उदित हो रहा है। मगर ऐसे टाइम के ऊपर जब भारत एक महाशक्ति के रूप में उदित हो रहा है, आपके ऊपर से और भी बड़ी जिम्मेदारी लग जाती है। आपके ऊपर एक और बड़ी जिम्मेदारी आयत होती है कि क्योंकि मैंने आपको बताया कि उन खुदाओं ने आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए, आने वाली नस्लों के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चुना। इसलिए वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जो दायित्व है, वो आपके ऊपर है, वो मुझके ऊपर है, हम सब के ऊपर है कि हम इस देश को एक महाशक्ति बनाए और निसंदेह बनेगा। इसमें सारी खूबियां हैं। डॉक्टर सुधाकर सही कह रहे हैं, डॉक्टर सुधाकर सही कह रहे थे कि इस देश का डीएनए एक ऐसा डीएनए है कि देश किस पार्टी से बनाए पूछ रहे। मेरे पास उसका जवाब है कि देश किस पार्टी का बना। ये देश उस पार्टी का बना है जहां नरसिंह मेहता कहता हो, वैष्णव जन को तैरने के लिए पीर पर आई जा है कि वैष्णव जन कहना है हक उसी को है जो दूसरे की पीड़ा को समझे, जो दूसरे की पीड़ा को भी समझे, वो वैष्णव जन ही नहीं। मैं बताता हूं डॉक्टर सुधाकर देश की माटी और डीएनए का संस्कृत का उक्तिकार कहता है, आत्मा सर्वभूतेषु सर्वभक्षितः पंडितः। ये देश का डीएनए। पंडित की परिभाषा देने की बात आती है, पंडित की परिभाषा दी थी तो नीतिकार कहता है जो दूसरे प्राणियों के अंदर खुद के समान समझे वही पंडित कहलाने लायक है। तो बात है जिस चीज के बारे में पूरी दुनिया बात करती है, आज तनाव का विषय आप बिल्कुल सही करें, आज पूरी दुनिया एक युद्ध के मुहाने के ऊपर है। मगर इस चीज को ऐसा नहीं लोग नहीं समझते, लोग पहले भी समझते। मैं आप पुराने एक वाक्य आपको बताना चाहूंगा, अरब टाइप वाक्य बताना चाहूंगा। करबला की लड़ाई हो रही है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों को यजीद की फौजों ने घेर लिया, बचने का कोई उपाय नहीं है। हसन कहते हैं, हुसैन कहते हैं कि मुझे हिंद की भूमि से प्यार की सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है, मुझे वहां जाने दो। हुसैन समझते हैं कि प्यार की खुशबू अगर कोई मुल्क में नहीं आ रही, दुनिया में नहीं आ रही, वो हिंद की भूमि में आ गए और ये वही खुशबू है कि वैष्णव जन को तैरने के लिए पीढ़ी पर आई जाने है। तो दूसरे की भावना, दूसरे की पीड़ा को समझे वही वैष्णव जन कहलाने लायक है। जो दूसरे हर प्राणी के अंदर, इंसान की बात नहीं कर रहा, तो पंडित की बात की मैंने इंसान की बात नहीं, मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की, मैंने गरीब अमीर की बात नहीं की, मैंने काले गोरे की बात नहीं की, मैंने बुरे सफेद की बात नहीं की। बात हर प्राणी के अंदर अपना नजर समझने लग जाए, छोटे छोटे औरतें अपना समझने लग जाए। आप सर्वभूतेषु भूतेन प्राणी, तो हर प्राणी जब अपने जैसा समझने लग जाए वो पंडित होने लायक है। तो वही पंडित कहलाने लायक है। कि ये नहीं सुनील शर्मा लगा दिया तो पंडित हो। बात है कि जब ये जो जिस देश के अंदर भावना हो, जब ये जब बात हो, आज धर्म की लड़ाई की बात कर रहे हैं। 5000 साल पहले, 5000 साल पहले जब ऋग्वेद के नीतिकारों ने ये बात कही, ऋग्वेद के ऋचाकारों ने बात कही कि एक एकम सतम विप्रा बहुधा वदन्ति, तो ये एक जवाब है, ये नस्लवाद का जवाब है, ये कट्टरवाद का जवाब है, ये उन सब चीजों का जवाब है। और इसका अर्थ क्या मैं आपको बताना चाहता हूं, एकम सतम की सत्य एक है, मगर लोग बाप उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कोई ईश्वर के नाम से पुकारता है, कोई अल्लाह के नाम से पुकारता है, कोई उसको गॉड के नाम से पुकारता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि 5000 साल पहले कोई बात, कोई जमीन से ये आवाज मिल सकती है? ये वो जमीन है जहां 5000 साल पहले ये आवाज थी। ये जमीन के बराबर वास्तव आप यकीन मानिए कि दुनिया में किसी भी जमीन से इस ढंग की बातें नहीं उठी। जहां ये कहा जाए वैष्णव जन को तैरने के लिए पीढ़ बनाई जाए, जहाँ ये कहा जाए आत्मा सर्वभूतेषु सर्वभक्षितः पंडितः, जहाँ ये कहा जाए
कि एकदम से साहब विपरा होता है जहाँ ये कहा जाए नहीं थी। तो ये सब वो बातें हैं कि जो इस जमीन से पैदा हुई है, ये महान जमीन है और आप सब लोग वास्तव में आप लोग वो हैं। मैं अशफाक उल्लाह की बात मैं कहना चाहूँगा। अशफाक उल्लाह को जब फांसी की सजा तो उन्होंने बिस्मिल की कोर्ट में जाके बोला कि बिस्मिल मेरा मजहब इस चीज के लिए मुझे अलाउ नहीं करता कि मेरा पुनर्जन्म, फिर इस्लाम पुनर्जन्म की बात नहीं करता, वो क़यामत की बात करता। मैंने काश की कि अगर पुनर्जन्म हो मैं वास्तव में वापस यही कामना करूंगा, इस जमीन पे मैं वापस आऊं और वापस हंसते हंसते ऐसे ही तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप लोगों से ऐसे अशफाक उल्लाह, आप लोगों ने ऐसे रास्ते हो जो चाहे कि हर टाइम जब भी हो, जब ये जन्म मिलने का मौका मिले तो इस पावन भूमि में जन्म ले, इस जन्मभूमि को लेके और इसका कर्ज, इसका जो कर्ज है वो हम उतारे, उन महान आत्माओं का, उन हुतात्माओं का कर्ज उतारे, उन शहीदों का कर्ज उतारे। और वो कर्ज उतारने का यही रास्ता है कि जो काम हम करेंगे ईमानदारी से करेंगे। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको कर्ज उतार के पढ़ाई करेंगे, और जब पढ़ के जब बाहर निकलेंगे तो वास्तव में उस गरीब की सेवा करने की बात हमारे मन में होगी, इस देश की सेवा करने की मन में हमारी बात होगी, और पूरी इंसानियत की सेवा करने की हमारे मन में बात होगी। अगर ये सब करते हैं तो ये सारे समारोह मनाना हमारे लिए रिलेवेंट है, प्रासंगिक है, नहीं तो सब चीजें बेमानी है। आप लोगों को धन्यवाद। जय धन्यवाद महोदय, आपके विचार बहुत प्रोत्साहित एवं सराहनीय थे। आप सभी को नमस्कार और मेरे महान देशवासियों को 66वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं गणतंत्र दिवस के समारोह के आयोजन के लिए। इस अवसर पर मैं हमारे सम्माननीय कुलाधिपति महोदय, मुख्य उपदेशक महोदय, कुलपति महोदय, कुलसचिव महोदय एवं मुख्य सलाहकार महोदय का अपने हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से कुछ समय निकालकर हमारे साथ गणतंत्र दिवस समारोह में उपस्थित रहे। एवं मैं यहाँ उपस्थित मेरे साथी प्रतिभागीगण एवं समस्त विद्यार्थियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय गणतंत्र।